तो ये गरीब व्यक्ति जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास में ये अलग अलग तरीके के कार्ड ही हैं जो इनकी पहचान बताती हैं, जो इनको मतदार यादी में शामिल होने के लिए जो है वो एक प्लेटफॉर्म, एक रास्ता प्रोवाइड करती है। आप उन सारे प्लेटफॉर्म, उन सारे रास्तों को खत्म कर देना चाह रहे हो। ये देश के साथ गद्दारी है, ये देश हित में नहीं है, देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी है। और एफिडेविट जो है वो ज्ञानेश कुमार जी को देना होगा, ना कि राहुल गांधी को। वो देंगे एफिडेविट कि किस तरीके से जो है ये 0-0 घर वाले लोग जो है, आप बोल रहे हो गरीब लोग हैं, अगर इसमें से एक भी व्यक्ति गरीबी रेखा के ऊपर पाया गया तो फिर आप ये स्वीकार करेंगे कि आपको सजा होगी। आप दूसरों से मांगते हो एफिडेविट, आपको शर्म नहीं आती? आप एफिडेविट देने के लिए तैयार हो क्या कि जिनको 0 नंबर का घर दिया गया है, घर के आगे 0 लिखा गया है या 00 लिखा गया है, 000 लिखा गया है, ये सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे? क्या आप ये प्रूफ कर सकते हो? क्या आप इस चीज की जो है वो एफिडेविट दे सकते हो? यदि आप दे सकते हो तो आप पहले दीजिए, उसके बाद में राहुल गांधी से सवाल किया जाए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरी बगल वाली विंडो में आप राजीव रंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार को देख रहे हैं। राजीव जी कई मैगजीन्स में काम कर चुके हैं। करंट अनप्लग्ड बाय राजीव यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर जरा हमें समझाइए कि राहुल गांधी एक तरफ यात्रा शुरू करते हैं, दूसरी तरफ चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आता है। लगभग 48 घंटे होने को हैं। क्या चुनाव आयोग ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हुए मोदी शाह की कुर्सी को भी खतरे में डाल दिया है? क्योंकि राहुल गांधी जिस आंधी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उससे लग नहीं रहा है कि वो रुकने वाले हैं। एकदम सही आपने कहा कि ये आंधी जो है अब ये थमने का नाम नहीं लेने वाली। लगभग 6-8 महीने हो गए। महाराष्ट्र का इलेक्शन का रिजल्ट नवंबर में निकला था और वो इलेक्शन के रिजल्ट ने मुझे स्तब्ध कर दिया था। और तब से मैं कंटिन्यूसली कह रहा था कि अपोजिशन पार्टीज को सड़कों पे उतरने की आवश्यकता है। और मुझे ये बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि जिस चीज को मैं 8-10 महीने से कह रहा था, संजय जी के साथ इंटरव्यू में बहुत बार मैंने इस बात को कहा, कई बार मैंने जो है काफी सख्त टिप्पणियां भी की कांग्रेस के लीडर्स और कार्यकर्ताओं पे, जिससे काफी लोग शायद नाराज भी होंगे। पर आज मुझे ये बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि कांग्रेस सड़कों पे है, कार्यकर्ता सड़कों पे है, राहुल गांधी सड़कों पे है और विपक्ष की सही भूमिका निभा रहा है। देखिए, ये आपने जो प्रश्न का जो आपका दूसरा पार्ट है कि क्या ज्ञानेश कुमार जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मोदी, अमित शाह और मोदी सरकार को कहीं कटघरे में खड़ा कर दिया, तो ये सवाल बहुत ही बढ़िया है हिमांशु जी आपका। क्योंकि आप जितने भी राजनीतिक विश्लेषकों को देखोगे टीवी चैनल्स पे, वो निकाल निकाल के त्रुटियां बता रहे राहुल गांधी की, पर एक की भी हिम्मत नहीं है ये बोलने की कि भाई यदि इतनी त्रुटियां थी तो ज्ञानेश कुमार जी को इसके ऊपर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की जरूरत क्या पड़ी? क्यों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? कोई भी ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि ज्ञानेश कुमार जी बोल रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन को बिना नाम लिए हुए कि आपको देश से माफी मांगनी पड़ेगी यदि आपने जो है सत्यापन करने के लिए एफिडेविट नहीं दिया। तो अब ये अपने आप में हास्य का विषय है। देखिए, यूट्यूब पे तो बहुत करारे जो है रिव्यूज इसको मिले हैं। ज्ञानेश कुमार जी को और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहुत आड़े हाथों लिया है पॉलिटिकल जर्नलिस्ट लोगों ने। मैंने भी 2 दिन पहले आपके साथ किया था प्रोग्राम, उस टाइम भी कहा था, आज फिर उस चीज को दोहरा रहा हूं। यानी सारे राजनीतिक विश्लेषक जो यूट्यूब पे हैं वो सब एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे हैं कि डेमोक्रेसी आज की डेट में खतरे पे है और उसको खतरा कैसे लोगों से है, तो उसमें से एक ज्ञानेश कुमार जो है वो बहुत लीडिंग एग्जांपल है। वहीं आप मीडिया का दूसरा छोर देखिए, जो जिसको गोदी मीडिया भी कहा जाता है, या इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स और टीवी न्यूज़पेपर मीडियम, यहां किसी भी तरीके का सवाल ही नहीं उठाया जा रहा है। भाई, किल द मैसेंजर, ये हमारे मीडिया में जर्नलिज्म की क्लास में पहली क्लास में सिखाया जाता है कि यदि आपके पास में कोई जवाब नहीं है और आप सामने वाले को खत्म करना चाहते हो तो आप वो मैसेंजर जो न्यूज लेके आ रहा है उसी को खत्म करो। और नरेंद्र मोदी सरकार पिछले 11 साल से वही कर रही है। इनके पास में राहुल गांधी के सवालों का कोई जवाब नहीं है, इसलिए इन्होंने ज्ञानेश कुमार जी को एक बुलेट प्रूफ वेस्ट के रूप में अपने सामने रखा कि शायद
विपक्ष से आने वाली गोलियां, राहुल गांधी से आने वाली गोलियां जो है वो कहीं इनको तार तार ना कर दें। और ये आप समझ लीजिए हिमांशु जी कि एक बदलाव की बयार जो है वो बिहार से निकल चुकी है, बिहार से बहनी चालू हो गई है, और अब ये बयार रुकेगी नहीं जो मुझे लग रहा है। और ये डेमोक्रेसी के लिए, इस देश के प्रजातंत्र को मजबूत बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक था। बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है। और ज्ञानेश कुमार जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो लास्ट नेल इन द कॉफिन जो बोलते हैं ना, कि ताबूत में जो है आखिरी कीला ठोकना, वो होगा इस सरकार के ऊपर में। जी हिमांशु जी। अच्छा, 7 तारीख को राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो महादेवपुरा जो सीट है विधानसभा की उसको लेकर 1 लाख वोटों की धांधली का आरोप लगाते हैं। चुनाव आयोग इसको लेकर कोई जवाब नहीं देता, उल्टा कहा यह जाने लगता है कि जो 0-0 करके एड्रेसेस हैं, ऐसे तो हजारों लोग, लाखों लोग हैं, मतलब बेतुकी बातें। और ये कह रहे हैं कि अगर हम एविडेंस दे देंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक रीडेबल, कंप्यूटर रीडेबल लिस्ट दे देंगे, डेटा दे देंगे, वीडियोस दे देंगे, तो हमारी माताओं बहनों की प्राइवेसी चली जाएगी। मतलब क्या इस देश में बोलने की आजादी है तो आप तथ्यों पर बात करने के बजाय कुछ भी बोल देंगे और उसको मान लिया जाएगा क्या? मतलब ज्ञानेश कुमार जी ऐसा तो है नहीं कि पढ़े लिखे नहीं है, आईएएस रह चुके हैं। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति कहे, नेता कहे इस बात को तो समझ में आता है, हंसी मजाक में चीजें उड़ जाती है, लेकिन एक गंभीर व्यक्ति, चुनाव आयोग का जो मुख्य आयुक्त है, वो ऐसी बातें कर रहा है, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो भी, तो मतलब क्या समझा जाए? मजाक चल रहा है। देखिए हिमांशु जी, आपने कहा ये आईएएस हैं, ये ना केवल आईएएस हैं बल्कि इन्होंने आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग भी की है, जो बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। मुझे दुख से कहना पड़ता है कि ये इंस्टीट्यूशंस, चाहे आईआईटी हो चाहे आईएएस हो, इनका पहला परम कर्तव्य होना चाहिए एक अच्छा नागरिक बनाना, जिसके अंदर में संवेदनाएं हो। आप एक आईआईटी से अच्छा तकनीकी विशेषज्ञ तो बना सकते हो, इंजीनियर तो बना सकते हो, पर आप एक अच्छे नागरिक का निर्माण कैसे करोगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सारे आईआईटीज के जो प्रोफेसर, लेक्चरर्स यदि सुन रहे होंगे या उसमें पढ़ने वाले बच्चे सुन रहे होंगे, तो इस बात पे आप लोग जरा गौर कीजिएगा। सिविल ड्यूटीज, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक नागरिक बनना जो है, वो अच्छा नागरिक कैसे बना जाए, मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ये पढ़ाते नहीं है। ये आप कैसे इम्बाइब करोगे, कैसे सीखोगे? आपको सीखने के लिए जो है वो तो स्कूल के माध्यम में आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स ये सब सीखते हो, इंग्लिश सीखते हो, है ना, अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट सीखते हो। तो ये सिविक्स जो एक विषय है, सब्जेक्ट है, इस पर बच्चे ध्यान नहीं देते, और उनके अभिभावक, पेरेंट्स भी ध्यान नहीं देते, टीचर्स भी ध्यान नहीं देते, पर ये सबसे अहम सब्जेक्ट है। आप एक अच्छे तकनीकी विशेषज्ञ तो बन सकते हो, पर एक अच्छा नागरिक बनना अत्यंत आवश्यक है। यदि दिमाग से तेज आदमी जो है वो हमेशा अच्छा होता है, तो फिर इस दुनिया के हर डॉक्टर अच्छे होते, फिर तो अंग की चोरी कभी बड़ी समस्या ही नहीं रहती, ठीक है। इंजीनियर्स अच्छे रहते, कभी कोई पुल और बांध गिरते ही नहीं, कहीं भ्रष्टाचार ही नहीं होता, परंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये लोग एक अच्छे नागरिक नहीं है। आपने ज्ञानेश कुमार जी का नाम लिया, ये अपने आप में एक जीता जागता उदाहरण है। ये माँ, बहन, बेटी, बहुओं का नाम ले रहे हैं। भाई, लाइन में लगी हुई माँ, बहन, बेटी, बहुएं क्या ऐसा कर रही हैं जो आप इस देश से छुपाना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी तो अपने आप को कहती है कि हम जो है तालिबान के खिलाफ है, तालिबानी मानसिकता के खिलाफ है। मुसलमान लोग जो ये हिजाब लेके रहते हैं और चेहरा ढकते हैं, उसके खिलाफ है। तो आप खुद वही धक्यानुसी बातें कर रहे हो। आप एक तरफ तो तालिबानी मानसिकता को कोसते हो, वहीं दूसरी तरफ देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसी बात कर रहे हैं कि हमारी माँ, बहन, बहू, बेटियों की प्राइवेसी जो है वो एक तरीके से उस पर आंच आएगी यदि हम वीडियो जग जाहिर कर देंगे। तो ये कैसा मजाक चल रहा है? ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है हमारे देश में जो ऊंचे संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग हैं, इनकी मानसिकता भी तालिबानी मानसिकता है। और ये अपने आप में बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी, जो अपने आप को एक राष्ट्रीय पार्टी, पेट्रोटिज्म का जो अपने आप को जो है, नेशनलिज्म का जो है अपने आप को एक सिंबल मानती है, आइकन मानती है, वो पार्टी कैसे इस कदर, इस तरीके के व्यक्ति
इस घटिया धक्यानीसी सोच वाले व्यक्ति को इतने बड़े संवैधानिक पद पे बिठा सकती है। आप बोलते हो कि 0 नंबर का घर हम उन लोगों को देते हैं जो गरीब है, जिनके अपने घर नहीं है। भाई साहब ज्ञानेश कुमार जी, आपने बिहार के सारे गरीब लोगों को काम पे लगा दिया। ये मानसून के समय में, बाढ़ के समय में आपने बोल दिया कि 15-20 दिन के अंदर में अपना पहचान जो है, पहचान पत्र जो है वो आप दिखाओ, नहीं तो आपको यादी में, मतदार यादी में नहीं शामिल किया जाएगा। आप आधार कार्ड मानने को तैयार नहीं हो, आप राशन कार्ड मानने को तैयार नहीं हो, आप किसी भी तरीके के वो सारे कार्ड जो पहले यूज होते थे पहचान के रूप में, उसमें से किसी को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो, और ऊपर से इन लोगों के पास अपना घर भी नहीं है। तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि आप ये इस देश के जो गरीब लोग हैं उन लोगों को क्या वोट देने का अधिकार नहीं है? ये तो सरासर एक कुटराघात, एक प्रहार है इस देश के गरीब व्यक्ति के उस अधिकार पर जो सिर्फ और सिर्फ उसका एक अधिकार है, वही अधिकार उसके पास में है, वो उसका मत का अधिकार, मतदान का अधिकार। और वो अधिकार भी आप छीन लेना चाहते हो ये बोल के कि हम आपका राशन कार्ड नहीं मानेंगे, हम आपका पुराना वोटर आईडी कार्ड नहीं मानेंगे, हम आपका आधार कार्ड नहीं मानेंगे। आपको सुप्रीम कोर्ट को करेक्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सुप्रीम कोर्ट को बीच बचाव करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सुप्रीम कोर्ट ने आपको बाध्य किया कि आप आधार कार्ड को जो है स्वीकार कीजिए, अन्यथा आप आधार कार्ड को स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो ये गरीब व्यक्ति जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास में ये अलग अलग तरीके के कार्ड ही हैं जो इनकी पहचान बताती हैं, जो इनको मतदार यादी में शामिल होने के लिए जो है वो एक प्लेटफॉर्म, एक रास्ता प्रोवाइड करती है, आप उन सारे प्लेटफॉर्म, उन सारे रास्तों को खत्म कर देना चाह रहे हो। ये देश के साथ गद्दारी है, ये देश हित में नहीं है, देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी है। और एफिडेविट जो है वो ज्ञानेश कुमार जी को देना होगा, ना कि राहुल गांधी को। वो देंगे एफिडेविट कि किस तरीके से जो है ये 0-0 घर वाले लोग जो है, आप बोल रहे हो गरीब लोग हैं, अगर इसमें से एक भी व्यक्ति गरीबी रेखा के ऊपर पाया गया तो फिर आप ये स्वीकार करेंगे कि आपको सजा होगी। आप दूसरों से मांगते हो एफिडेविट, आपको शर्म नहीं आती? आप एफिडेविट देने के लिए तैयार हो क्या कि जिनको 0 नंबर का घर दिया गया है, घर के आगे 0 लिखा गया है या 00 लिखा गया है, 000 लिखा गया है, ये सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे? क्या आप ये प्रूफ कर सकते हो? क्या आप इस चीज की जो है वो एफिडेविट दे सकते हो? यदि आप दे सकते हो तो आप पहले दीजिए, उसके बाद में राहुल गांधी से सवाल किया जाएगा। जी हिमांशु। अच्छा, आपको लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार जी ने जो 1.5 घंटे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 1 घंटे 20-22 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मोदी सरकार को ही डेंट पहुंचाने का काम किया है? मोदी शाह की जो प्लानिंग थी बिहार को लेकर, उसे ही डेंट पहुंचा दिया है। क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में जिस तरह की ज्वाला जल पड़ी है विपक्ष के लिए, उसमें सब कुछ खाक हो जाना है सत्ता पक्ष का, ऐसा लग रहा है। देखिए, ये बहुत जल्दी होगा कहना कि विपक्ष पूरी तरीके से, सत्ता पक्ष जो है वो पूरी तरीके से जो है इस ज्वाला में जल के खाक हो जाएगा। आप ये समझ के चलिए हिमांशु जी कि ये बहुत ही ज्यादा कपटी लोग हैं। इस सत्ता में बैठे हुए लोग बहुत बड़े कपटी लोग हैं। छल कपट में जो है कोई इनका हाथ नहीं पकड़ सकता। किसी का कोई मादा नहीं है कि छल कपट में जो है ये इनको जो है पार पाले। आप सोचिए, पुलवामा जैसी जगह में हमारे 60 सैनिक शहीद हो गए, आज तक उसके ऊपर में किसी भी तरीके का जिम्मेदारी किसी ने नहीं लिया, कोई रिपोर्ट देश के सामने नहीं आया। ऐसी पहलगांव में हमने देखा, इन्होंने बोल दिया कि हमने मार गिराया, अब हम सब ने मान लेना चाहिए कि इन्होंने मार गिराया। किसी भी तरीके का कोई एविडेंस सबूत नहीं दिया गया। इन्होंने बोला कि भैया डीमोनेटाइजेशन इस देश के लिए बहुत अच्छा, टेरर फंडिंग जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। हमने देखा कितनी सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है उसके बाद में हुई। इन्होंने कहा कि जीएसटी जो है वो इस देश के गरीब लोगों के लिए फायदेमंद है। आज ये लाल किले की प्राचीर से घोषणा कर रहे हैं कि हम जीएसटी की मदें जो है, दरें जो है उसको कम करने जा रहे हैं। क्यों कम करने जा रहे हैं? जब पूरे देश के कंजम्पशन को आपने घुसा दिया है, जब पूरा के पूरे देश का कंजम्पशन जो है, उपभोग जो है वो नीचे के स्तर पे चला गया है, तब आप बोल रहे हो कि अब हम जो है टैक्सेशन में कमी चेंज करने जा रहे हैं। क्यों चेंज करने जा रहे हो? यानी आप अपनी गलती कभी मानते नहीं हो। इनकी सबसे बड़ी कमी जो है वो ये है मोदी सरकार की, नरेंद्र मोदी की, कि ये अपनी गलती कभी मुंह से स्वीकार नहीं करते। ये व्यक्ति सिर्फ एक छल रचता है, एक प्रपंच रचता है। इसने कहा था कि डिमोनेटाइजेशन के बाद में कि यदि मेरे किए गए इस कार्य से इस देश को फायदा नहीं हुआ
तो आप जिस चौराहे पे बुला के मुझे जो सजा देना चाहोगे मैं वो सजा लेने के लिए तैयार हूं। ना जाने कितने लोग डीमोनेटाइजेशन की लाइन में लगे लगे उनका देहांत हो गया, हार्ट अटैक हो गया, और आज तक ये देश जो है इस बहस में ही पड़ा हुआ है कि डीमोनेटाइजेशन का फायदा क्या हुआ, आज तक किसी को समझ में नहीं आया। कितने सारे उद्योग धंधे जो है मीडियम और स्मॉल उजड़ गए डीमोनेटाइजेशन के कारण। और यहाँ पे जो है ये आज तक कभी नहीं आया जनता के सामने कि भाई साहब मैं आ रहा हूं, इस चौराहे पे आ रहा हूं, आपको जो मुझे सजा हो आप देना। ये गलती मानते ही नहीं है हिमांशु जी, और यही सबसे बड़ा लेक्यूना है। तो इसलिए ये मानना कि ये बहुत जल्दी जो इसमें स्वाहा हो जाएंगे इस आंधी में, मुझे थोड़ा ये जल्दी लग रहा है। टाइम लगेगा पर इनका समय भी आएगा। हर विनाशकारी व्यक्ति का अंत होता है, इनका भी अंत होगा, जल्द होगा। कब होगा मैं नहीं बता सकता हूं, पर जल्द होगा इतना मुझे पता है जी। अच्छा, क्या ज्ञानेश कुमार जी को बलि का बकरा बना दिया गया है? क्योंकि पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी वही आरोप लगाए, उसके बाद ज्ञानेश कुमार जी आए तो अंट शंट बातें करके गए। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी और मोदी जी भी अब चुनाव आयोग के साथ खड़े रहेंगे बहुत ज्यादा, या वैसा दिखाने की कोशिश करेंगे, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, तो यूज एंड थ्रो पॉलिसी में बिलीव करती है नरेंद्र मोदी सरकार। आपको यूज करेंगे, राजीव प्रताप रूडी को यूज किया, आज कहाँ है आप देख रहे हैं। ठीक है, धनखड़ जी को यूज किया, कहाँ है आप देख रहे हैं। इन्होंने आज तक लोगों को यूज ही किया। इनके जो गुरु हुआ करते थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, आज वो कहाँ है आप मुझे बताइए। केशुभाई पटेल आज कहाँ है आप मुझे बताइए। जिस व्यक्ति ने भाजपा को गुजरात में खड़ा किया संजय जोशी, वो व्यक्ति आज कहाँ है आप मुझे बताइए। भाई एक टाइम में आप जो है सभी लोगों को जो है अपना दोस्त बनाते हो। वाघेला जी कहाँ है आप मुझे बताइए आज कहाँ है। तो इनकी तो सदा से पॉलिसी रही है यूज एंड थ्रो की। ये लोगों को यूज करते हैं और उसके बाद में थ्रो करते हैं और इसी तरीके से अपनी सत्ता को मजबूत करते हैं। कोई चैलेंजर इनका नहीं रहना चाहिए। ये इनकी राजनीति की जो धुरी है वो यही है। आप ये दो चीजें समझ लीजिए नरेंद्र मोदी की यदि राजनीति समझना है तो। पहला, इनको कोई भी चैलेंजर नहीं चाहिए, कोई चैलेंजर नहीं चाहिए, सब यसमैन चाहिए। इसीलिए आप देखिए कि जिस जिस राज्यों में भी भाजपा आती है वहां पे ये एकदम ऐसे किसी व्यक्ति को सीएम बना देते हैं जिस व्यक्ति के बारे में पहले लोगों ने ज्यादा सुना नहीं होता है, जो अपनी पार्टी का सबसे कदावर लीडर उस राज्य में नहीं होता है। कारण ये कि स्टेट के ऊपर में सेंटर से जो भी ऑर्डर आए उस ऑर्डर को आंख बंद करके जो है चीफ मिनिस्टर उस पर साइन कर दे, और ये अधिकतर उस कम्युनिटी से लोग आते हैं चीफ मिनिस्टर जो कम्युनिटी उस राज्य के अंदर में सशक्त नहीं होती है, मतलब बहुत ज्यादा जनसंख्या नहीं होती। जैसे सैनी जी आप एग्जांपल ले लीजिए, हरियाणा में ज्यादा जनसंख्या नहीं है, राजस्थान राजपूत बहुल राज्य है, तो वहां पे आप मीणा है, अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग कास्ट के, तो बना दिया ब्राह्मण को वहां पे सीएम। मध्य प्रदेश में यादव लोग ज्यादा नहीं है तो वहां बना दिया मोहन यादव को। महाराष्ट्र में 2% पॉपुलेशन है ब्राह्मण लोग की, महाराष्ट्र ब्राह्मण की 2 से 3%, सीएम बना दिया देवेंद्र फडणवीस को। तो ये हर राज्य में चुन चुन के जनसंख्या के उस जाति वर्ग के व्यक्ति को सीएम बनाते हैं जिसके पीछे बहुत ज्यादा लोग नहीं खड़े होंगे यदि उसके खिलाफ एक्शन होगा तो। ये नरेंद्र मोदी का नंबर 1 उनकी राजनीति का जो है वो आप समझ लीजिए कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक उनका ये है कि जो भी इनके ऊपर में सवाल उठाए ये जोर जोर से चिल्लाने लगेंगे और अपने सारे चेले चपाटे चमचों को इस काम में लगा देंगे कि आप बोलो कि देश से माफी मांगे, देश से माफी मांगे। अरे भाई, राहुल गांधी ने सवाल निर्वाचन आयोग पे उठाया और निर्वाचन आयोग ने बड़ी इंटेलिजेंटली कह दिया कि आपने मेरे देश के मतदाताओं पे सवाल उठाया, आप देश से माफी मांगिए। सवाल ज्ञानेश कुमार जी आपसे किया जा रहा है, सवाल आप पे उठाया जा रहा है, सवाल निर्वाचन आयोग पे उठाया जा रहा है। ऐसी सवाल जो है वो गृह मंत्रालय पे उठता है जब पुलवामा जैसी हरकत हो जाती है या पहलगांव जैसी जो है हत्याकांड हो जाता है, वहां होम मिनिस्टर और होम मिनिस्ट्री पे सवाल उठाया जाता है, ना कि वहां पे भारत देश के ऊपर में सवाल उठाया जाता है और पाकिस्तान की तरफ से बोला जाता है ये ऐसा जामा पहना देते। यानी इनके ऊपर में जो भी प्रश्न पूछे ये उसको डिफ्लेक्ट करके जो है नेशनलिज्म से जोड़ देंगे या देश के लोगों के स्वाभिमान से जोड़ देंगे और जोर जोर से चिल्लाना चालू करेंगे
कि देश से माफी मांगो, देश से, अरे माफी मांगो, अरे भाई आप काम नहीं कर रहे हो ठीक से, सवाल आपसे पूछ रहे हैं, कटघरे में आप हो, देश नहीं है, देश के लोग नहीं है, निर्वाचन आयोग कटघरे में है, गृह मंत्रालय कटघरे में है, तो गृह मंत्री और निर्वाचन आयोग का जो मुख्य आदमी है वो जवाब देगा कि वो लोगों की तरफ, देश के लोगों की तरफ डिफ्लेक्ट करके बोलेगा कि नहीं नहीं, देश के लोगों से आप माफी मांगो, आपने हमसे कैसे सवाल पूछा, आपने हमारे ऊपर कैसे प्रश्न चिन्ह लगाया। अरे प्रश्न चिन्ह आपके ऊपर लगा रहे तो ये देश के लोगों से कैसे जुड़ गया भाई, ये तो विपक्ष का काम है, हिमांशु का, राजीव का, मीडिया कर्मियों का ये काम है कि आपसे सवाल पूछें, आपसे सवाल जवाब किया जाए। अब आप उसको पेट्रियोटिज्म का जामा पहना दोगे तो एक बहुत अच्छी कहावत है अंग्रेजी में कि पेट्रियोटिज्म इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ स्काउंड्रल, तो ये स्काउंड्रल लोगों की निशानी है। जी हिमांशु जी। चलिए देखिए सर क्या होता है, क्योंकि चीजों को डक करने में, चीजों को स्किप करने में अब चुनाव आयोग भी माहिर हो गया है। ज्ञानेश कुमार जी और ज्यादा मतलब अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए अब पहली बार तो सामने आए थे, इससे पहले तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं थी, पहली बार में उन्होंने झलक दिखा दी कि वो किस तरह से सवालों को डक करते, क्योंकि बहुत सारे कठिन सवाल आए थे। ऐसा नहीं है कि वहां जो पत्रकार बैठे थे उन्होंने सवाल नहीं पूछे, कुछ फ्रीलांस पत्रकार थे, उन्होंने बहुत अच्छे सवाल पूछे, लेकिन बात वहीं पर आ जाती है कि आप किनका जवाब देना चाहते हैं, किन बातों पर बोलना चाहते हैं, उन्हीं बातों पर आप बोलेंगे। अब ऐसे में आगे की परिस्थितियां जो भी राजनीतिक तौर पर होंगी उस पर चर्चा करते रहेंगे, हमारे दर्शकों को अपडेट भी देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और हमारे दर्शक हमें कमेंट करके बताएं कि वो इस विषय पर क्या सोचते हैं।